आप लोग सब कैसे आए यहाँ पे? चल के आए, साइकिल पे आए, बस में आए, ट्रेन में आए, स्कूटर पे आए, है? ट्रेन में, ठीक है। सब लोग मोटा मोटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आए। सबकी इच्छा क्या है? 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कार। कैसी गाड़ी चाहिए? किससे बताया? कैसी गाड़ी चाहिए मैम आपको? हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए? नहीं, जनरली पूछ रहा हूँ मैं। पहले गाड़ी आ जावे फिर बाद में फिर और चॉइसेस आ हाँ, जाएंगे। तो ये जो आप लोग की जो कहानी है ना, ये पूरे भारतवर्ष में 90 से 100% लोगों की सेम कहानी है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन जो कहता है, बहुत ही एक बेसिक नीड है। मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। आपको आपके घर से यहाँ ऑफिस आना था, ऑफिस से वापस घर जाना है, या फिर कहीं अगर, ठीक है, आज तो छुट्टी टाइप डे था, तो शाम को अगर आपको कहीं पे किसी फ्रेंड को मिलना है, किसी रिश्तेदार के, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अभी आप उसको बहुत सिंपल तरीके से फुलफिल कर सकते हो। पैदल जाओ, भगवान ने 2 पैर दिए है, ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बहुत गर्मी वगैरह है तो शायद से नहीं कर पाएंगे। जल्दी जाना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो साइकिल, नहीं तो फिर बस, ऑटो, ट्रेन वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ये जो मैम ने बताया कि गाड़ी चाहिए, ये क्या है? ये आपकी एक एस्पिरेशन है, ठीक है। ये मेरी एक फ्यूचर होप है कि मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी आगे प्रोग्रेस करूंगा लाइफ में। तो मेरी अगर इनकम बढ़ेगी तो शायद पहले मैं स्कूटर लूंगा। बहुत लोग, किस किस के पास एक्टिवा है, या घर में किसी के पास एक्टिवा वगैरह है, एक्टिवा होती है। फिर बहुत लोगों के पास एक्टिवा के बाद जैसे एटलीस्ट आईटी कॉलेजेस बॉम्बे और पुणे में तो बहुत फेमस हो जाता है कि लोग बुलेट चलाते हैं, ठीक है। सबको आपने देखा होगा, लाइक ऐसा ठाट हो जाता है। ऐसा मैं अभी आई आई कॉलेज में पास हो गया, आईटी कैंपस में चला गया, पहला सैलरी में से जाके, हाँ, रॉयल एनफील्ड की बुलेट का चेक काटता हूँ, ठीक है। अभी ये बंदे का देखिए, ठीक है, आपके जैसे यंग बच्चे लोग हैं, आप स्कूल में या कॉलेज में होते तो मम्मी डैडी स्कूटर का या स्कूटी का, पहले तो स्कूटी बहुत यूज़ होती थी, स्कूटी का या लूना का आपको खरीद के देंगे। उसके बाद आप नौकरी करेंगे तो खुद की स्कूटर या मोटरसाइकिल, या फिर आप बुलेट खरीदोगे। कुछ समय के बाद शादी हो जाएगी। प्रोज्यूम कर रहा हूँ 80-90 लोग तो शादी कर ही लेंगे, ठीक है। जैसे शादी होती है, ठीक है, बीवी या आपके हस्बैंड चला लेते हैं कि ठीक है, मोटरसाइकिल पे चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ चलती रहेगी। पर जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, घर में एक और नया मेहमान आएगा, तो बीवी होगी तो वही बोलेगी, या माँ होगी तो वही बोलेगी, यार अब ये मोटरसाइकिल पे नहीं जाना है तो गाड़ी ले ले। तो बंदा या बंदी अपने इनकम को बचा के पहली गाड़ी लेता है, या तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेता है, ठीक है। बाद में लेगा कि नहीं यार, अभी सेकेंड हैंड क्यों लूँ, तो मैं खुद की लूँ। तो पहले तो मारुति 800 या सिलेरो वगैरह होती थी। अभी आज के दिन में लोगों को क्या चाहिए? सब, अगर आप गाड़ी लोगे तो कौन सी गाड़ी लोगे? किसी का कोई है, किसी का कोई ऐसा थॉट है? लोग बोलते हैं ना, मुझे क्रेटा चाहिए, अभी नई एसयूवी चाहिए, ठीक है। फिर कोई बोलेगा ये बाद में तो मर्सिडीज लूंगा, बट ठीक है, पहले तो क्रेटा तो ले लो। एक एसयूवी टाइप बड़ी सी गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी लगनी चाहिए। एक डिजिटल डैशबोर्ड होना चाहिए, मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाए, एसी अच्छे होने से, वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए, सनरूफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, यही अपने इंडिया की भी एक सेम कहानी है, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखेंगे ना, ये सब तो थोड़ा ज्ञान है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया की कार की पॉपुलेशन, राइट, इज 34 पर 1000 पीपल, ठीक है। मैंने 1000 लोग अगर इंडिया के हैं, उसमें से सिर्फ 34 लोगों के पास गाड़ियां हैं। मोटरसाइकिल में सिर्फ 120 लोगों के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। अपने जैसे बड़े देश में, ठीक है, जहाँ वन 1 करोड़ 140 करोड़ पीपल जो है, सिर्फ उसमें से 25%, आप 25% में नहीं, 120 लोगों के पास मोटरसाइकिल है ना। इसका कारण दो चीज़ें हैं। एक तो अभी तक हम बहुत ही एक डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में, ठीक है। आप सबको पता है इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? अभी मोदी जी तो बहुत बड़े भाषण में बोलते हैं ना, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। कितनी होगी? मोटा मोटा 250, 2500, $2700 पर कैपिटा अपनी इनकम है, ठीक है। अगर आप उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाख रुपए की आमदनी हुई, मोटा मोटा। बट ये जो एक इंडिया का लेवल का है, ठीक है, पर उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं।
यूपी बिहार में शायद 25,000 की इनकम है, बॉम्बे में 4-5 लाख की इनकम होगी एवरेज, केरला में 2.5-3 लाख की या ज़्यादा होगी। सो अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। अगर आप इंडिया का एक अलग अलग हर एक स्टेट या हर एक सिटी का आप निकालेंगे, तो जैसे इनकम बढ़ती है, इसके बाद में एक बहुत ही चलो मैं दिखाई देता हूँ, उसको सुंदर सा चार्ट है। ये जो है ये ग्लोबली है कि ये यहाँ पे इनकम बढ़ रही है और यहाँ पे कार की पेनिट्रेशन बढ़ती है, और ये हर कंट्री में देखा जाता है। बोलिएगा चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया, आप दुनिया की कोई भी कंट्री पकड़ लीजिए, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ हो जाती है। जैसे इनकम बढ़ती है, कार, या हम यहाँ पे एक शब्द यूज़ करेंगे पर्सनल मोबिलिटी सोल्यूशन। ये क्या है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सिर्फ कार नहीं होगी, इंडिया में टू व्हीलर्स भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि फास्ट होती है, अपना पॉपुलेशन बहुत ही डेंस है। अभी भी हम रोड के नेटवर्क, तो अभी अभी हम सिर्फ एक्सपांड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कच्चे रोड पक्के हो रहे हैं, पक्के रोड 2 लेन हो रहे हैं, 2 लेन वाले 4 लेन, फिर एक्सप्रेस वगैरह। तो ये तो बहुत ही डेवलप है। तो पर्सनल मोबिलिटी सोल्यूशन में कहेंगे तो कार भी है और टू व्हीलर भी है। तो ये हर कंट्री का देखेंगे ना, ये बहुत ही सिंपल सा। और यहाँ पे एक ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, जगह आप देखेंगे इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है वो इंडिया है और ब्लू लाइन है वो चाइना है। और ये वही दिखाते हैं कि हम भी यहीं पे जो $2500 के आसपास की जो इनकम अभी हमारी है, वो चाइना में 20 साल के आसपास पहले थी। 2002-2004 के आसपास चाइना भी $2500 पर कैपिटा इनकम थी। जैसे चाइना का इनकम ग्रोथ हुआ, वहाँ पे भी कार की पेनिट्रेशन स्काई रॉकेट हुई, ठीक है। ये जो अगर हम $2500 के आसपास पकड़ेंगे, ये तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 2.5 मिलियन गाड़ी के आसपास थी उनकी। 2.5 मिलियन से सीधा 25 मिलियन गाड़ी आओगी। 25 मिलियन cars annual sales in China today, from less than 5% of world consumption to 25% of world consumption. Now, अगर लोग बोलते हैं कि अगर हम चाइना से 20 साल पीछे, 20 साल है, 25 साल है, 15 साल है, पता नहीं, ठीक है, वो तो 20 साल के बाद ही पता चलेगा कि अगर चाइना $10,000 पर कैपिटा इनकम है, क्या हम 10,000 पे पहुंचेंगे 20 साल में, या 7 पे रहेंगे या 14 पे रहेंगे, किसी को पता नहीं है। बट इतना तो पता है कि हम 2.5 से 5, 5 से 7, 7 से 10 की डायरेक्शन में तो जाएंगे। अगर हम डायरेक्शन में जाएंगे, तो बहुत ही लाइकली सिनेरियो है कि जो दुनिया में हुआ है वो सब यहीं पे सेम चीज़ होने वाली है, ठीक है। आपके घर पे पहले पता नहीं आप लोग ने कितने लोग ने लाइन देखा है, कितने लोगों ने लाइन देखा है? बहुत कम लोगों ने लाइन देखा है, ठीक है। मेरे दादाजी की वहाँ पे एक लाइन होता था, उसमें तो बटन भी नहीं दबाना, ऐसे घुमाना होता था ऐसे, ठीक है, ऐसे वो घुमाने वाला आता था। आप लोग की जनरेशन ने सिर्फ मोबाइल देखा है, आप लोग से यंगर जनरेशन ने सिर्फ स्मार्टफोन देखा है। सबकी एस्पिरेशन है कि मैं स्मार्टफोन उनका, कितने लोगों के पास यहाँ पे स्मार्टफोन है? सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्मार्टफोन कौन सा रहेगा? S4, गैलेक्सी S4 या फिर एप्पल आईफोन रहेगा। एस्पिरेशन है ना, सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक। जैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, आप भी बोलोगे कि मैं क्यों ट्रेन में जाऊँ, मैं क्यों ये धक्का मुक्की भीड़ में जाऊँ, मैं क्यों साले बस के लाइन में आधा घंटा रुको, फिर कब बस आएगी पता नहीं, वो आधे घंटे बस में रुको, उतने में तो मैं घर पहुँच जाता। तो जैसे आपकी इनकम आएगी, आप पहले वो मोटरसाइकिल लोगे, फिर उसके बाद आप गाड़ी लोगे, और यही स्टोरी इंडिया में होगी। इसीलिए हमको ये लगता है कि ये जो सेक्टर जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। और ग्लोबली हमने देखा है कि ये आप जो ये जो $2500 के आसपास जो होता है ना, यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी, ये 10,000 है, यहाँ पे 2500 के आसपास होगा। इंडिया सिर्फ यहाँ पे है, ये तो पूरी पिक्चर बाकी है। अगर ये ऑटोमोटिव डिमांड बढ़ेगी, आप जैसे नौजवान यंग लोग अगर कल जाके मोटरसाइकिल, कल जाके गाड़ियाँ वगैरह लेंगे, तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होगी। अभी उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं, इसमें आ गया इंक्रीमेंटली। अगर देखेंगे ना कि इंडिया का कंज्यूमर भी बहुत स्मार्ट हो गया, ठीक है। उसको नहीं चाहिए कि मुझे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि मेरे को ऐसा चीप प्रोडक्ट चाहिए। टाटा नानो सबको पता है, यहाँ पे सुना हो तो होगा, क्यों फ्लॉप हो गए? हाँ, 1 लाख रुपीज का था कि क्या था, गलती क्या थी उसमें? सस्ता था। आप खर्चा करोगे ₹1,00,000, आपको सस्ती चीज लाओगे? नहीं ना। अगर आप ₹1,00,000 भी खर्चा कर रहे हो, आप क्यों बोलोगे मैं सस्ती चीज लेके आया हूँ? वो सबसे बड़ा मार्केटिंग ब्लंडर था।
ठीक है। अभी मारुति गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट सुनी है आप लोगों ने? ठीक है, उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या होता है? कितना देती है। आप 5 साल पहले सुनोगे ना मारुति का, वो एक ही चीज से बोलता है कितना देती है। 2 साल पहले तक वो स्विफ्ट की नहीं आई थी, कितना देती है, एंड में वही दिखाएगा कि बंदा बोलता है, और वो रॉकेट शिप वाला उनका कुछ ऐड था, वो रॉकेट वाले का इंजन को कितना देती है। वो माइंडसेट था कि इंडियन कंज्यूमर को सस्ता चाहिए, इंडियन कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। ठीक है, आज मारुति क्या एडवर्टाइज करती है? बॉस मेरी गाड़ी में एलसीडी स्क्रीन है, बॉस मेरी गाड़ी में सनरूफ है। क्यों? अगर हम ये देखेंगे ना, ये जो पिक्चर है यहाँ पे, 50% ऑफ इंडिया कार कंजम्पशन टुडे, 50% गाड़ियाँ आज के दिन में इंडिया में एसयूवी है, जो Hyundai क्रेटा है या सोनेट है या जो बहुत सारे अलग सेम कार है। और उसमें भी और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ठीक है, ये जो, हाँ, सनरूफ। अभी इंडिया जैसे कंट्री में, ठीक है, आप, मेरे को तो समझ में आता नहीं, मेरी गाड़ी में भी सनरूफ है। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि जब हम लोग शोरूम में गए थे खरीदने के लिए, अभी जनरली ऐसे इंडियन फैमिली का हैबिट होता है, पहले आप खुद जाओगे, आप सब R&D करोगे, सब कुछ नेगोशिएट करोगे, उसके बाद लास्ट में 2-4 चीज़ों के लिए फैमिली को लेके आते हो। कलर कौन सा है, बरोबर? कलर कौन सा रहता है वो वाइफ डिसाइड करती है या मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके बच्चा होगा तो बच्चा बोलेगा पापा मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अभी सनरूफ है। अब इमेजिन कीजिए इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, आप वो खोल नहीं पाओगे क्योंकि वो गर्म भट्टी जैसी हवा आएगी आपके सर पे। 4 महीना बारिश होती है जहाँ पे आप खोलोगे तो पानी से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। बट सनरूफ इंडिया में बिकती है। 25% इंडिया की कार सनरूफ के साथ बिकती है। वो क्यों बिकती है? क्योंकि वो साल में जो एक महीना जो होता है, नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी, जब मौसम थोड़ा हल्का सा अच्छा होता है, तो लोगों को लगता है कि यार मैं खोल दूं, मेरा बच्चा उसको खड़ा रहेगा, सेफ्टी इशू है, नहीं करना चाहिए, पर हाँ मेरा बच्चा ऊपर उसका मुंह रखाएगा, हम हाईवे पे जाएंगे और ठंडी हवा खाएगा। बस साल में वो एक महीने के अच्छे मौसम के लिए 25%। और ये सनरूफ वाली गाड़ी जो अगर आप बोलोगे नॉन सनरूफ और सनरूफ में 80 से 90 हज़ार का कॉस्ट पड़ता है आपका, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। 40 हज़ार का कॉस्ट आता है पूरा सनरूफ का, प्लस उनका वो खाली सनरूफ तो देंगे नहीं आपको, बाकी वो ऐड ऑन करते हैं। तो 80 से 90 हज़ार कोई भी गाड़ी कार कंपनी का आप वेरिएंट कंपेयर करना, सनरूफ वर्सेस नॉन सनरूफ, 70, 80, 90 थाउजेंड का कस्टमर वो देने को तैयार है। क्यों? इनकम है बट एस्पिरेशन ज़्यादा है। जो इंडियन कंज्यूमर जो बहुत वैल्यू कॉन्शियस था, जो इंडियन कंज्यूमर बॉस जो पूरे लाइफ में एक ही चीज़ पे सुन सुन के बड़ा है कि कितना देती है, माइलेज पे देखो, वैल्यू पे देखो, क्या सस्ता कॉस्ट होगा, उसके मतलब कंज्यूमर तो नहीं यार मेरे को बेस्ट इन द वर्ल्ड चाहिए। अगर यूरोप में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, एयरबैग्स है, तो मुझे एक एयरबैग वाली गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे 6 एयरबैग वाली गाड़ी चाहिए। मैं सनरूफ वाली गाड़ी लूँगा, मैं वायरलेस एंड्रॉयड कनेक्ट वाली गाड़ी लूँगा, मेरे को वायर भी नहीं चाहिए अभी, वायरलेस चार्जिंग चाहिए, मुझे एयर प्योरीफायर चाहिए। दिल्ली में सबसे नंबर 1 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट गाड़ी में जो बिकती है कि गाड़ी में एयर प्योरीफायर है कि नहीं है। बहुत बेसिक नीड हो गई ना, पॉल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो लोग वही लेते कि कौन सी गाड़ी में एयर प्योरीफायर है, तो सब मैन्युफैक्चरर को दौड़ के डालना पड़ा। तो ये जो एक चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जी आपकी जो प्राइसिंग पावर है कार कंपनीज की, कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है जो वो बढ़ गया है। तो उसमें जो पूरी की पूरी जो ऑटोमोटिव एंसिलरी इकोसिस्टम है, तो ये गाड़ी में एक तो ये हो गया कि ऑटो इंडस्ट्री देखेंगे तो एक कार या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो कार बनाने वाले हैं, जो टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, उनके पीछे जो सप्लायर्स है, पूरा जो आपका जो इकोसिस्टम है एंसिलरीज का है, जो ये सनरूफ बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं, एलसीडी स्क्रीन बनाती है, ब्रेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। पहले 10 साल पहले किसी को पूछेंगे इंडिया में ट्रेडिशनल ऑटो एंसिलरी कंपनीज कौन है, टायर वाला, वो ब्रेक वाला, ठीक है, बस। और बहुत सिंपल से प्रोडक्ट होते थे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता था, ठीक है, उसमें कुछ जैसे बड़ा वैल्यू ऐड भी नहीं होता था। एक ब्रेक पैड कितना 4,000 रुपये का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-5 हज़ार रुपये का आएगा। एक गाड़ी होगी तो एक गाड़ी में 4 पहिए तो 4 ब्रेक पैड, बस उसका डिमांड उतना ही होता था। पर वही एंसिलरी कंपनी ने आगे जाके अभी बोला कि नहीं, मैं आपके लिए एलसीडी स्क्रीन भी बनाऊंगा। हर गाड़ी में 15 से 20 हज़ार रुपये का एलसीडी स्क्रीन हो गया। मैं आपके लिए डिजिटल कॉकपिट बनाऊंगा, राइट। अभी तो पहले वो गाड़ी में एनालॉग होता था, उसके लिए अभी पूरा डिजिटल हो गया। वो पहले एनालॉग कॉकपिट जो होता था 2-2.5 से 3 हज़ार रुपये का आता था, ठीक है, अभी वो 15 हज़ार रुपये का हो गया। तो जो एंसिलरी कंपनी सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये की ब्रेक पैड बनाती थी, अगर वो ये डिजिटल
प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करेगी तो उसका मार्केट कितना बढ़ गया। सडनली उसका डिमांड जस्ट 2,500-3,000 रुपये से बढ़ के कम से कम 20-25,000 से 30,000 रुपये हो गया। तो ये जो पूरा एंसिलरी इंडस्ट्री जो इंडिया में, वो इसी तरह से एक उनका एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ आ रहा है। ना सिर्फ कार या टू व्हीलर्स के वॉल्यूम का ग्रोथ आ रहा है, बट इनका बाकी सब चीज़ों से एकदम एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ आ रहा है। ठीक? तीसरा, इंडिया का ऑलरेडी बहुत सालों से इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हब रहा है ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, एक कंपनी है पुणे बेस्ड है जो मर्सिडीज और BMW के लिए इंजन बनाती है इंडिया में, और वो एक्सपोर्ट होता है। आप सोचोगे जर्मन कंपनी, जर्मन इंजन जर्मनी में बनता होगा, वो यहाँ बनता है उसका इंजन पुणे में, पुणे की फैक्ट्री में। फोर्स मोटर्स करके कंपनी है, फेराडा ग्रुप की कंपनी है, किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलती नहीं है, बट इट जस्ट टेल्स यू कि कितना अपना मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है इंडिया में। ठीक है, यहाँ से अगर आप मुंबई से 5-6 घंटा साउथ में जाएंगे कोल्हापुर में, पूरा एक ऑटोमोटिव बेल्ट है वहाँ पे, और वो सिर्फ फोर्जिंग और कास्टिंग करती है, सब अनलिस्टेड कंपनी से। पर दुनिया की सब ट्रक कंपनी, सब कार कंपनीज के लिए वहीं से फोर्जिंग पार्ट बन के एक्सपोर्ट होती है, फुल्ली इंडिया में बन के US तक जाती है। सो अपना ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग का कैपेबिलिटी का बेस है ना। अगर इंडिया के कार की डिमांड, जो इंडिया की कार की डिमांड ये साल कुछ 4 मिलियन कार्स के आसपास होगी, अगर आप मान लीजिए कि अगले 7-8 साल में ये 4 मिलियन की 8 मिलियन होगी। ठीक है, आज के दिन में इंडिया में हम कम से कम तकरीबन 18-19 करोड़ मोटरसाइकिलें बेचते हैं। मान लीजिए कि वो 25-30 मोटरसाइकिल होगी। तो ये जो एंसिलरी कंपनी का जो बेस है, अगले 5-7 साल में ये और भी बड़ा हो जाएगा। और जब बेस बढ़ता है तो आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव और इम्प्रूव होती है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा पार्ट्स बनाओगे उतना आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर लेवरेज होता है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ये बहुत इम्प्रूव होने वाला है अगले सालों में। और चौथा, ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर इसीलिए भी है क्योंकि ये एक ट्रांजिशन में होने वाला है। जैसे आपके सर ने बताया स्टार्टिंग में, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, और ये एक बहुत ही विजिबल सेक्टर है। कितने लोगों ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है? किसी ने चलाई नहीं है? कोई बैठे हो उसमें? बैठे हो? नहीं बैठे हो ना तो एक रिकमेंडेशन करूँगा, ऊबर में ना एक ऊबर ग्रीन आती है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी कर लेना, बट ट्राई कर लेना, एक्सपीरियंस कर लेना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ईवी क्या चीज़ है और क्यों कस्टमर्स को पसंद आती है। मैं हमेशा सबको एक चैलेंज देता हूँ कि आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाइए। आप जब भी आप गाड़ी खरीदोगे नेक्स्ट, आप पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे, उसके बाद आप दूसरी गाड़ी की सोचोगे। क्वाइट, कोई आवाज़ नहीं, स्मूथ, इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है आपको कोई गियर चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप गाड़ी में बैठे होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी चालू है। ठीक है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। वो इंडिया में भी होने वाला है। बैंगलोर में ऑलरेडी 20% ऑफ स्कूटर्स आर ऑल इलेक्ट्रिक। 20%। ओला, एथर, बजाज, TVS सबके। इफ यू 20% ऑफ बैंगलोर सिटी, पुणे 15% ऑफ पुणे इज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक, राइट। सो इंडिया में भी ऑल्सो, जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इंडिया में भी आएगा ही। आज के दिन भी अगर आप देखोगे, जो भी इंडियन कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा, राइट, वो सब क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है? सब अभी इलेक्ट्रिक की बात करती है। महिंद्रा बोलती है बॉर्न ईवी, टाटा मोटर्स बोलती है बॉर्न ईवी। मैं लॉन्च ए प्रोडक्ट विच इज फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगा इंडियन इकोसिस्टम के लिए, कि जो आपको ये न्यू टेक्नोलॉजी है ना, शायद से वो बैटरी इलेक्ट्रिक होगा, वो हाइड्रोजन होगा, या फिर वो हाइब्रिड होगा, पता नहीं, we don't know, right? Future is uncertain, but it will change. Technology will change. It will create opportunities for a lot of companies, right? Particularly जो भी ancillary supplier space में होंगे, उनको बहुत सारे opportunities मिलेंगे। तो ये एक फंड जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो एक ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट थीम को प्ले करने के लिए किया है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा जो एक जो कंट्री का जो ट्रांजिशन पीरियड है, राइट, $2,500 से लेके 5,000, 7,000, $10,000, राइट, जो भी होगा, ये ट्रेजेक्ट्री में ये कार की कंजम्पशन बढ़ना ही है, ये टू व्हीलर की कंजम्पशन बढ़ना ही है। ऑलरेडी कंज्यूमर आपको बता रहा है कि उसको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको जो कार्स बढ़ेगी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रीमियम व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे, पूरा एंसिलरी इकोसिस्टम का ग्रोथ आएगा। तो हमें लगता है कि ये इन्वेस्टर के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है,
और मैं यूनिक इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी इन्वेस्टर चाहे कि मुझे ऑटो सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास सिर्फ आज के दिन में 3 ऑप्शन है। या तो आप देखिए कि कोई भी डाइवर्सिफाइड में कितना ऑटो एक्सपोजर, जिसका सबसे ज़्यादा है उसको लीजिए, राइट। पर उसका एक प्रॉब्लम है, बेंचमार्क में ऑटो सेक्टर तकरीबन 7% के आसपास, 7-7.5% के आसपास। तो कोई फंड मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेगा, 8-9% लेगा। पर भी 8-9% लेगा तो उसमें वो कितने स्टॉक्स लेगा, 4-5। उससे ज़्यादा आई मीन जनरली अगर मैं सोचूं कोई पोर्टफोलियो मैनेजर अगर कोई पोर्टफोलियो में से 40-50 स्टॉक्स रखेगा तो एक सिंगल सेक्टर की में भी 6-7 स्टॉक्स होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, राइट। तो ये बस स्मॉल, उसमें भी टिपिकल नेम्स होंगे, एक मारुति होगा या टाटा मोटर्स होगा, हीरो होगा या बजाज होगा, या जो 5-7 जो बड़े बड़े नाम है वो ही मोटा मोटा वो बंदा खेलेगा। फिर 1-2 एंसरीज या छोटा मोटा रहेगा। मिड कैप होगा तो मे भी 7-8 मिड कैप होंगी। बट सेक्टर जो डाइवर्सिफाइड फंड में आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में एक्सपोजर है। दूसरा आप ETF ले लीजिए, ऑटो ETF भी है। अपना है क्या? अपना नहीं है ना, ठीक है, राइट। ऑटो ETF भी कर सकते हैं, पर उसमें वही प्रॉब्लम है, 16 कंपनी का इंडेक्स है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स। 16 कंपनीज में से भी 80% जो वेटेज है वो मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो, वही 5-6 बड़े नेम्स हुए। 25 करोड़ हो गया मिनिमम ETF। हाँ, रिटेल डाल ही नहीं सकता। रिटेल डाल ही नहीं सकता। तीसरा, आप ऑटो कोई ऑटो फंड में डालिए। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, कोई प्योर प्ले ऑटो थीमेटिक फंड है ही नहीं। जो भी फंड्स है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड्स है। तो जहाँ पे एयरलाइन भी हो सकती है, ट्रकिंग कंपनी भी हो सकती है, लॉजिस्टिक कंपनी भी हो सकती है, शिपिंग कंपनी भी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो कोई भी ऐसा प्योर प्ले ऑटो थीम अगर इन्वेस्टर को अच्छा लगता है, जिस जैसे हमें अच्छा लग रहा है, वो इन्वेस्टर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, राइट। तो ये हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और उसमें ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आपको एक प्योर प्ले थीमेटिक प्रोडक्ट इन्वेस्टर को खेलने को मिलेगा, इन्वेस्ट करने को मिलेगा। एंड वैल्यूएशंस वगैरह तो ठीक है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है, पहले बहुत हाई चलेगा तभी मीडियम लेवल्स पे, तो इट्स नॉट दैट बैड वैल्यूएशन। जैसे पीपल गेट वरीड ऑन द मार्केट एंड वैल्यूएशन, सो इट्स नॉट दैट बैड एज अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट टूडे, दैट इज इट, राइट। फाइनली ये फंड में एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि हम ओवरसीज भी देख सकते हैं। तो जो ऑटो थीम होगा ग्लोबली, राइट, उसमें अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं ये फंड के द्वारा भी कर सकता हूँ, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कल उठ के हमारे फंड मैनेजर को अच्छा लगा कि भाई टेस्ला देखना चाहिए। आप कैसे टेस्ला को एक्सपोजर लेंगे डोमेस्टिक फंड्स में, या फिर कोई चाइनीज़ EV कंपनी BYD है, या फिर कोई ग्लोबल एंसिलरी है जो बैटरीज में है, जैसे जब ऑल दी जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज है, मैं कैसे उसको एक्सपोजर, हाउ डू आई टेक एक्सपोजर टू द EV सिस्टम, हाउ डू आई टेक एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सिस्टम। और वो इंडिया में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो ये एकमात्र फंड होगा जहाँ पे ऑटो एंसिलरीज, ऑटो OEMs, ऑटो एक्सपोर्ट स्टोरी, और जो न्यू टेक्नोलॉजी स्पेस है, बीट हाइड्रोजन, बीट बैटरी इलेक्ट्रिक, बीट CNG, बीट व्हाटएवर, पूरा जो इकोसिस्टम है, हम उसको पूरा का पूरा इसमें एक एक्सपोजर ओवर टाइम ले सकते हैं। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है। आई होप आप लोग को ये इंटरेस्टिंग लगेगा स्टोरी। हमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, थीमेटिक है, बट फिर भी एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दे सकता है। तो बट हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन।